हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले, कार्बनिक यौगिक जैविक सिद्धांत, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइटल फोर्स थ्योरी, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो आपके 19वीं शताब्दी से के प्रारंभ में जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, 19वीं शताब्दी के पहले जितने भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने पदार्थों को उनके स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किया था। ठीक है ना। अब जो वर्गीकरण किए थे, उनको दो भागों में वर्गीकृत किए थे। पहला आपका कार्बनिक और अकार्बनिक में किए थे। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिएगा, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने पदार्थों को प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर वर्गीकृत किया था। क्या किए थे? वर्गीकृत किया था। देखिए, जो वैज्ञानिक थे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, उन्होंने जितने भी पदार्थ थे उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर उनको वर्गीकृत कर दिए थे, उनको विभिन्न भागों में बांट दिए थे। अब देखिए, उन्होंने कितने भागों में बांटे थे। ठीक है ना। इस आधार पर तत्वों को, देखिए, इस आधार पर, किसके आधार पर? प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर जो वैज्ञानिक थे, तो इस आधार पर तत्वों को कार्बनिक तथा अकार्बनिक दो श्रेणियों में रखा गया था। कार्बनिक तथा अकार्बनिक दो श्रेणियों में रखा गया था। देखिए, क्या हुआ था, जब इन्होंने वर्गीकरण किया था, तो इस आधार पर जो वैज्ञानिक थे, तत्वों को क्या किए थे, दो कार्बनिक और अकार्बनिक श्रेणियों में रखे थे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए कौन कौन सी श्रेणियों में। पहला देखिए रखा गया था जो जीवधारियों मतलब कि जो जीव जंतुओं से पाए जाते हैं, मतलब कि जीवधारियों यहाँ पे देखिए, जीवधारियों मतलब कि आप लिख लेंगे जंतुओं तथा वनस्पतियों, जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहा गया। ठीक है, ये देखिए क्या कहा गया, जीवधारियों मतलब क्या होते हैं, जिसके अंदर जान होती है। ठीक है ना। जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहा गया था? कार्बनिक यौगिक कहा गया था उस समय में। कब? आप ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने यही बताया था। और देखिए क्या कहा था, जबकि आपके
लिखेंगे जबकि निर्जीव का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जान नहीं होती है, ठीक है ना। जबकि निर्जीव स्रोतों जैसे आपके देखिए क्या हो जाएंगे, खनिज, चट्टान आदि, ठीक है ना, आदि से प्राप्त होने वाले पदार्थ को अकार्बनिक यौगिक कहा गया। अकार्बनिक यौगिक कहा गया, ठीक है ना। देखिए दूसरी पॉइंट क्या थी? जबकि निर्जीव स्रोतों खनिज, चट्टान आदि से प्राप्त होने वाले पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ कहा गया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहा गया था? कार्बनिक यौगिक कहा गया था उस समय, पहले के समय में। फिर आपके जो निर्जीव स्रोत है जैसे खनिज, लवण, इन सब से प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहा गया था? आपका अकार्बनिक यौगिक कहा गया था, ठीक है। और देखिए जो कार्बनिक ये जो शब्द है, ये जो कार्बनिक शब्द है, इस कार्बनिक शब्द को कौन दिया था? आपके बर्जीलियस दिए थे, ठीक है ना। सबसे पहले कौन किया था? बर्जीलियस ने किया था। और देखिए इसका अर्थ क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जीव संबंधी, ठीक है। इतना समझ गए? चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है। इतना तो समझ गए, बस इसमें यही समझना था कि जो आपके जीवधारियों से बनने वाले पदार्थ होते हैं उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और जो निर्जीव स्रोतों से बनने वाले पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हेडिंग डाल लीजिए, जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है ना। अब क्या पढ़ने वाले हैं? जैव शक्ति सिद्धांत, ये हेडिंग डाल लीजिए, वाइटल फोर्स थ्योरी। देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत, इसको देखिए कौन दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। कौन दिया था? बर्जीलियस। देखिए बर्जीलियस ने क्या दिया था? ये जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था जैव शक्ति सिद्धांत में? जैव शक्ति सिद्धांत में बर्जीलियस ने यही कहा था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सब आपके जीव जंतुओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और इनमें एक ऐसी रहस्यमय शक्ति होती है जिसको गॉड ने इनके अंदर दी है, ठीक है ना। तो यही इन्होंने कहा था कि बर्जीलियस में जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं उन पे एक क्या होती है? रहस्यमय शक्ति होती है जिसके कारण वो बने होते हैं, ठीक है। और इनका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा जैव शक्ति सिद्धांत में, ये देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? इनको ये देखिए सन 1815 में, सन 1815 में स्वीडन के वैज्ञानिक बर्जीलियस, कौन किए थे? बर्जीलियस, स्वीडन के वैज्ञानिक बर्जीलियस ने किया था, देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1815 में स्वीडन के वैज्ञानिक बर्जीलियस ने किया था, ठीक है ना। ये समझ गए? अब देखिए इस सिद्धांत, अब देखिए यहाँ पे बर्जीलियस ने क्या कहा था? बर्जीलियस का मत यही था कि बर्जीलियस का मत था कि जीवों में, मतलब कि जो जीव जंतु होती है, जीवों में एक रहस्यमय शक्ति होती है, एक रहस्यमय
शक्ति होती है, रहस्यमय शक्ति होती है जो कार्बनिक यौगिकों को यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। निर्माण के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा था कि बर्जीलियस का मत यही था कि जीवों में एक रहस्यमय शक्ति होती है जो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा था, कि इनका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। इनका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यही क्या था? बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत था। ठीक है, ये समझ गए? ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए देखते हैं क्या अब ये जो जैव शक्ति सिद्धांत था इसका अंत कैसे हुआ। ठीक है, आगे देखिए पढ़ने वाले हैं जो आपका जैव शक्ति सिद्धांत है इसका अंत कौन किया। ठीक है, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसका अंत कौन किया, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, वोलर की खोज। कौन किए थे? वोलर की खोज। ठीक है ना, वोलर की खोज क्या कर दिया था? ये जो जैव शक्ति सिद्धांत था, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, सिद्धांत का अंत। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या वोलर की खोज क्या हो जाएगा? ये डिस्कवरी ऑफ वोलर, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ वोलर, एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड ऑफ वाइटल फोर्स थियरी। ठीक है ना, देखिए वोलर क्या थे? आपके बर्जीलियस के क्या थे? स्टूडेंट थे। इन्होंने क्या किया था? प्रयोगशाला में, मतलब कि लेबोरेटरी में क्या किए थे? जो आपके बर्जीलियस ने यही बताया था जैव शक्ति सिद्धांत में कि आपके जो क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो वोलर आए, वोलर ने क्या किया था? वोलर ने अकार्बनिक यौगिकों से इन्होंने क्या कर दिया था? कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बना दिया था, जिससे जो जैव शक्ति सिद्धांत था उसका क्या हो गया था? अंत हो गया था। ठीक है, वोलर ने देखिए क्या बनाया था? आपका यूरिया बनाया था। ठीक है, तो चलिए इस पे देखिए लिख लीजिएगा यहाँ पे। देखिए सन 1828 में, कब? सन 1828 में ये आपके जर्मन रसायनज्ञ थे, जर्मन रसायनज्ञ वोलर, जर्मन रसायनज्ञ कौन थे? वोलर थे। ठीक है ना, वोलर ने सर्वप्रथम मतलब कि सबसे पहले, ठीक है ना, वोलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट का देखिए सूत्र ये है NaH4 का होल ट्वाइस SO4। ये क्या है? अमोनियम सल्फेट तथा आपका पोटेशियम साइनेट
पोटेशियम सायनेट, ठीक है। इसका देखिए सूत्र होता KCNO, ठीक है ना। क्या अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम सायनेट के मिश्रण को गर्म करके एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त किया। एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक यूरिया, क्या था? यूरिया, ठीक है ना। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त किया, ठीक है ना। जो इससे पहले, जो आपकी जो यूरिया थी, जो इससे पहले केवल पशुओं और स्तनधारियों के मूत्र से प्राप्त होता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्या थे आपके वोलर थे, वोलर ने क्या किया था, प्रयोगशाला भी क्या लिए थे, अमोनियम सल्फेट लिए थे और क्या लिए थे, पोटेशियम सायनेट के मिक्सर को गर्म करके आपके क्या बना दिए थे, आपके कार्बनिक यौगिक यूरिया बना दिए थे, ठीक है ना। तो जिससे जो आपकी यूरिया थी, इससे पहले कहाँ पे पाई जाती थी, पशुओं और स्तनधारियों के मूत्र में क्या पाई जाती थी, यूरिया पाई जाती है। जिससे इन्होंने क्या बनाया था, वोलर ने आपके प्रयोगशाला में बना दिया था, जिससे क्या हो गया था, आपका जो जैव शक्ति सिद्धांत का था, क्या हो गया था, अंत हो गया था। अब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिए थे, अमोनियम सल्फेट, ये सूत्र क्या है, NH4 का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा, SO4, ये क्या आपका अमोनियम सल्फेट है, प्लस किसके मिक्सर को, पोटेशियम, ये क्या है आपका सायनेट, 2 मोल्स क्या लिए थे, KCNO, इसको क्या कर दिए थे, इसी को इन्होंने क्या किया था, गर्म किया था। तो आपका क्या बन गया था, यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट बना था, प्लस आपका क्या बना था, अमोनियम सायनेट, प्लस 2 मोल्स क्या बना था, NH4CnO, यही आपका क्या है, अमोनियम सायनेट है, अमोनियम सायनेट, ठीक है। अब देखिए फिर अमोनियम सायनेट का क्या कर दिया गया, समावयवीकरण कर दिया गया, जैसे आपकी यूरिया बन गई। यही आपकी देखिए NH4CnO है, इसका क्या कर दिया गया, समावयवीकरण, तो आपका देखिए यूरिया ये बन गई, ये आपका NH2CONH2, यही क्या आपका यूरिया है, ठीक है। इसी का देखिए इन्होंने क्या कर दिया था, निर्माण कर दिया था, समावयवीकरण किए, तो आपका ये क्या बन गया, आपका बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक यूरिया बन गया था। जिससे क्या हो गया था, आपकी जो जैव शक्ति सिद्धांत था उसका क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। ठीक है, इतना समझ गया ना। अब चलिए देखिए इसको मिटा रहे हैं हम। अब देखिए वोलर के बाद भी क्या है, वोलर के बाद भी कुछ वैज्ञानिक आए, ठीक है ना। जैसे आपके कौन थे, जैसे आपके कोल्बे थे, ठीक है ना। कोल्बे ने क्या किया था, कोल्बे ने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल का क्या कर दिया था, इन्होंने खोज की थी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए बर्थोले आए, बर्थोले ने भी क्या किया था, प्रयोगशाला में आपके मेथेन का खोज किया था, ठीक है। जिससे आपके जो यहाँ पे जो क्या था, जैव शक्ति सिद्धांत का पूरी तरह से अंत हो गया था, ठीक है। तो देखिए वोलर के बाद भी कौन आए, वोलर के बाद भी आपके आए कोल्बे, वोलर के बाद आए कौन, कोल्बे, ठीक है ना। कोल्बे आए थे, KOLBE, कोल्बे ने देखिए कब किया था, सन आपके 1885 में एसिटिक अम्ल की खोज की थी, सन 1885 में, किसकी, एसिटिक
एसिटिक अम्ल की खोज किए थे। एसिटिक अम्ल की खोज किए थे। देखिए सर कोलबे ने सन 1845 में एसिटिक अम्ल की खोज किए थे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसिटिक अम्ल, यहाँ पे सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ। एसिटिक अम्ल चलिए लिख लीजिए, तथा इसी फिर यहाँ पे इसका सूत्र लिखा रहा हूँ। तथा बर्थोले भी क्या थे, आपके वैज्ञानिक थे। बर्थेलो नेसन 1856 में मेथेन का संश्लेषण किया। मेथेन का संश्लेषण किया था। संश्लेषण किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोलबे ने पहले क्या बनाया था, एसिटिक अम्ल बनाया था। तो कैसे बनाए थे, इन्होंने क्या लिया था, 2 मोल्स क्या लिए थे, कार्बन लिए थे, प्लस क्या लिए थे, हाइड्रोजन लिए थे। 2 मोल्स और कार्बन और हाइड्रोजन को क्या कर रहे थे, 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, ठीक है। तो आपका क्या बन रहा था, आपका C2H2, ये आपका क्या बन रही थी, इथाइन बन जा रही थी। जब इथाइन देखिए बन रही थी, फिर इसी ने यहाँ पे क्या कर दिए, तनु H2SO4 के साथ, किसके साथ, तनु H2SO4 या फिर HgSO4 के साथ अब क्रिया कराए थे। तो आपका क्या बन गया था, CH3CHO क्या बन गया था, एसिटाल्डिहाइड बन गया था। फिर इसी का क्या कर दिए आप, इसी का क्या कर दीजिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करा दीजिए। तो आपका क्या बच जाएगा, आपकी एसिटिक अम्ल बच जाएगी, CH3COOH। ये आपका क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया। फिर जो आपके बर्थोले थे, सेम यही लिए थे। बर्थोले ने यहाँ पे 2C लिया था, प्लस यहाँ पे क्या कर दिए थे, हाइड्रोजन को बढ़ा दिए थे, 2H2 कर दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया था, 1200 डिग्री सेल्सियस पर क्या किए थे, गर्म किए थे, जिससे इनको क्या मिल गया था, CH4, ये आपका मेथेन मिल गया था, ठीक है। जिससे आपकी पूरी तरह से क्या हो गया था, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो रिएक्शन है, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और चलिए देखते हैं अब जो ऑर्गेनिक, जो कार्बनिक यौगिक की आधुनिक परिभाषा क्या आई, ठीक है। इसको मिटा दें, चलिए ठीक है। अब देखते हैं कार्बनिक यौगिक की क्या आपकी जो आधुनिक परिभाषा। ठीक है, अब चलिए हेडिंग डाल लीजिए, कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। परिभाषा, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक, ठीक है। ये देखिए, इसकी आधुनिक परिभाषा यही आई कि आपके जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, देखिए कार्बनिक यौगिक से पहले 2 चीज बताते हैं, आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, वही क्या होते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, हाँ पहले लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे यौगिक हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन
मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, या फिर कह सकते हैं वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब देखिए ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब देखिए इसमें ये कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन। देखिए कार्बन व हाइड्रोजन, यहाँ पे कह सकते हैं कार्बन व हाइड्रोजन, वे यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन, वे यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन की जगह अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि उपस्थित होते हैं। आदि क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। उसको क्या कहते हैं आप? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। देखिए आधुनिक परिभाषा यही कहती है कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या है? यही आपके कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिख सकते हैं कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार, आधुनिक परिभाषा के अनुसार आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक देखिए रसायन है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। यही क्या है आपके? कार्बनिक रसायन है। ठीक है ना। कार्बनिक रसायन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है। तो ये इस वीडियो में देखिए इतना ही समझ गए ना। तो आपका क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जैव शक्ति सिद्धांत था, और यहाँ पे क्या था? वोलर है, वोलर ने क्या किया था? यूरिया का खोज किया था। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।